नमस्कार, खबरदार देख रहे हैं आप। आज दुनिया की सबसे बड़ी खबर यही है कि अगले 21 दिन तक दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र पूरी तरीके से लॉकडाउन रहेगा। आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना संक्रमण को लेकर राष्ट्र को संबोधित करते दिखे और देश के 135 करोड़ लोगों को अगले 21 दिनों तक घर में ही रहने को कहा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि देश को कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए लॉकडाउन में रहना ही होगा, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। तो लगातार हमारे दो खास मेहमान जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो अभी भी खबरदार में भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ये चर्चा हम आगे बढ़ाते रहेंगे। इस वायरस का कोई इलाज नहीं है, यह प्रधानमंत्री ने कहा। इससे बचने के लिए इसके संक्रमण की साइकिल को तोड़ना होगा और संक्रमण तभी टूटेगा जब लोग अपने घर की लक्ष्मण रेखा को पार नहीं करेंगे। सबसे पहले कोरोना पर प्रधानमंत्री मोदी के आज के संबोधन की बड़ी बातों को सुनिए। हम प्रधानमंत्री के भाषण के एक एक शब्द को डिकोड करेंगे और यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि आगे क्या होने वाला है, क्योंकि लोगों के मन में बहुत से सवाल हैं जिनके जवाब वो जानना चाहते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आपके घर से निकलने वाला एक भी कदम कितना भारी पड़ सकता है। आपके मन में भी सवाल उठ रहा होगा कि तो करें क्या, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं जिनकी रोज रोज आपको जरूरत पड़ती है। तो आपको बता दें कि गाइडलाइंस जारी की जाएंगी, गृह मंत्रालय की तरफ से गाइडलाइंस जारी की जाएंगी और जो राज्यों को मदद की जाएगी, राज्यों को मदद चाहिए, उनकी जो आशंकाएं रहेंगी उसके लिए एक हॉटलाइन भी शुरू की जाएगी। जरूरी सेवा से जुड़ी ये गाइडलाइंस गृह मंत्रालय द्वारा जारी की जाएंगी। बहुत महत्वपूर्ण है। आप सबके मन में जो सवाल हैं उन सबके जवाब ढूंढने की कोशिश हम कर रहे हैं और लगातार एक एक जवाब आपको दे भी रहे हैं, क्योंकि मीडिया की जिम्मेदारी ऐसे समय में सबसे बड़ी यही हो जाती है। हमारे साथ डॉक्टर महेश शर्मा, भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर महेश शर्मा, आपका तो दोहरा किरदार है, आप चिकित्सा से भी जुड़े हैं और आप सरकार का भी हिस्सा हैं। ऐसे में लोगों के मन में जो ये सवाल आता है कि क्या होगा, कल क्या होगा, कल सुबह हमें दूध चाहिए, सब्जियां चाहिए, कैसे होगा? प्रधानमंत्री ने कह दिया है अब बाहर नहीं निकलना है। बड़ी कठिन स्थिति है आपके लिए भी इस समय कि इतनी बड़ी आपदा को आपको नियंत्रित करना है, लोगों को समझाना भी है और उन्हें सुरक्षित भी रखना है। देखिए श्वेता जी, मैं अपने तीनों किरदार, एक सामाजिक कार्यकर्ता और एक चिकित्सक और एक जनप्रतिनिधि होने के नाते, लेकिन इस बात को समझे कि प्रधानमंत्री जी ने यह फैसला 48 घंटे पहले तैयारी और 21 दिन की घोषणा। हमारा प्रधानमंत्री बिना तैयारी के, बिना प्लानिंग के कुछ नहीं करते, बिना तैयारी के कुछ नहीं करते हैं वो, और उसमें सफलता प्राप्त करते हैं। आज इन सब व्यवस्थाओं को आज मैंने स्वयं अपनी आंखों से इस माया नगरी नोएडा, ग्रेटर नोएडा में देखा है। अस्पताल में चलाता हूं, दूध की दुकान, अखबार भी, आज जनरल स्टोर, ग्रोसरी के स्टोर भी, मजदूरों के लिए आज सामाजिक संस्थाओं आज आ गई उठकर। करीबन 15 सामाजिक संस्थाओं ने यह इंतजाम कर लिया है कि अगले 7 दिन तक, 10 दिन तक, अब इन्हें उम्मीद नहीं थी कि किस दिन की घोषणा शायद होगी, लेकिन उसके पीछे प्रधानमंत्री जी ने WHO, ICMR और जो हमारी ऐसी रिसर्च और जो हमारा टास्क फोर्स बनी हुई है, उन सबका अनुभव, विश्व के लोगों का अनुभव, चाइना के लोगों का अनुभव, अमेरिका के लोगों का अनुभव, इटली के लोगों का अनुभव, उनकी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हमसे बहुत ज्यादा हैं और वहां पॉपुलेशन बहुत कम है, डिस्टेंसिंग वहां अपने आप में है। हमारे यहां तो ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। सामाजिकता, धार्मिक आयोजन, सामाजिक आयोजन, एक एक फैक्ट्री में 2-2 हजार आदमी काम करते हैं, झुग्गियों के अंदर क्लस्टर्स में भी लोग रहते हैं, कुछ लोग आदतन सोशलाइजिंग के माउड में रहते हैं, जिनकी दृश्य आप मीडिया के लोग अपनी जान जोखिम में डालकर भी दिखा रहे हैं। तो आज इन सब चिंतनों का व्यवस्था बनी और आज उसकी एक बानगी आज हमने नोएडा, ग्रेटर नोएडा, मैं जिस क्षेत्र के अंदर हूं, मैं अस्पताल का एक संचालक होने के नाते मैं क्षेत्र के अंदर घूमता रहा, दोनों तीनों अस्पतालों के बीच में एक भी व्यक्ति सड़क पर पता बताने के लिए भी नहीं था। लेकिन जहां ग्रोसरी शॉप की दुकान थी, वो उनको किसी को शिकायत ये नहीं थी कि मुझे आज दूध नहीं मिला, किसी को शिकायत ये नहीं थी कि मुझे आज अखबार नहीं मिला, किसी को शिकायत ये नहीं थी कि मजदूरों को दिक्कतें आ रही थी कि कुछ लोगों को तो 1-1 हजार रुपए भिजवा दिए, लेकिन बाकी लोगों के लिए सामाजिक संस्थाएं उठ खड़ी हुई। अभी मुझे सूचना मिली कि करीबन 10,000 पैकेट हमारी सामाजिक संस्थाओं ने, लोकमंच, दो-चार तो हमारी संस्थाएं ऐसी हैं जिन्होंने दाल और चावल के पैकेट उन मजदूरों के लिए तैयार कर लिए हैं। जो प्रधानमंत्री जी की भावना तक अपील है कि किसी की तनख्वाह नहीं काटेंगे हम, किसी को जो अगर कोई छुट्टी ले रहा जरूरत पड़ने पर, कोई सिर्फ इसलिए छुट्टी ना ले, इसको हमारे अस्पताल के लोगों को हमने समझाया। मैंने कहा देखिए, आप लोगों के लिए घंटियां, तालियां जो बजाकर जो अभिवादन किया गया है आपका, वो आपके पेशे के प्रति सम्मान
पत्रकार छायाकार बंधुओं के लिए सम्मान था, पुलिस वालों के लिए, फौज के उन जवानों के लिए। अगर वो लोग हमारे मौकों से हट जाएं तो क्या होगा? महेश शर्मा, एक चीज समझना चाहूंगी, क्योंकि सारे लोग जो हमसे सवाल पूछ रहे हैं वो मैं आपके जरिए समझना चाहती हूं। लोग पूछ रहे हैं कि अब प्रधानमंत्री ने अगर कहा है कि कंप्लीट लॉकडाउन, अब कल से कंप्लीट लॉकडाउन, क्योंकि इतने दिनों से लॉकडाउन अलग अलग इलाकों में चल ही रहा था, कुछ इलाकों में कर्फ्यू की भी घोषणा कर दी गई थी, तो कंप्लीट लॉकडाउन से क्या क्या समझे वो कि घर से अब बाहर नहीं निकल पाएंगे? तो फिर जो जरूरी सामान है वो कैसे होगा? क्या कोई समय निर्धारित किया जाएगा या फिर हर राज्य अपने हिसाब से करेगा बंदोबस्त? देखिए, इस व्यवस्था को बाकायदा हम बांट सकते हैं। हम बांट सकते हैं कि भाई 3-3, 4-4 के ग्रुप में आइए। आज हम लोगों ने मीटिंग करी। पहले हम लोग एक कमरे में 20-30 लोग बैठ के मीटिंग करते थे। आज हमने कहा 10 लोग मीटिंग करेंगे। हर कुर्सी 1-2 मीटर के डिस्टेंस पर रहेगी, 1-1 मीटर के डिस्टेंस पर रहेगी। सामान बंटने के लिए व्यवस्था जो होगी, 1-1 मीटर के डिस्टेंस पर, 1.5 मीटर के डिस्टेंस पर आइए, अपना सामान लीजिए। आज पुलिस व्यवस्था और ये व्यवस्थाएं, हमें पूरा वार्निंग मिल गई है, पूरे हमें संदेश मिल गया है, पूरा आगाह कर दिया है हमें कि अपनी इन व्यवस्थाओं को बचा कर रखें, ध्यान से संभाल कर रखें कि अगर एक बार ये बीमारी फैली तो फिर हमारी पीढ़ियां भी हमें माफ नहीं कर पाएंगी। और मैं समझता हूं इससे बड़ा संदेश, जिस भावनात्मक संदेश को प्रधानमंत्री जी ने दिया है, उसके पीछे छुपे हुए संदेश को समझें, उससे पीछे छुपे हुए उनके देशवासियों के प्रति प्रेम भाव को समझें, उससे पीछे छुपी हुई उनकी इच्छा शक्ति को समझें कि किस तरह से। इससे पहले पूरी प्लानिंग हुई है, मुझे पूरा विश्वास है कि पूरी प्लानिंग हुई है कि जरूरत की सेवाएं कहां से जाएंगी, जरूरत दूध कैसे जाएगा, अखबार कैसे जाएगा, गेहूं चावल सब्जी कैसे जाएगी, दाल कैसे जाएगी। अपनी जरूरतों को हम कम करेंगे, अपनी जरूरतें वास्तविकता के अंदर हम कम करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अपने साथ रहने वाले जो लोग हैं, हमारे सहकर्मी हैं, उनका भी ख्याल रखेंगे, वो भी हमारी जिम्मेदारी है। वह मानवता का संदेश भारत की संस्कृति देती है। तो मैं समझता हूं कि हम इसकी पूरी व्यवस्थाओं में, और सब लोग लगेंगे। ये कोई प्रधानमंत्री अकेले नहीं कर पाएंगे इस काम को, खाली मुख्यमंत्री नहीं कर पाएंगे। 135 करोड़ देशवासी जिस काम में लगेंगे, अगर वो एक एक कदम चलेंगे तो हम 135 करोड़ कदम आगे निकल जाएंगे। लेकिन इसके पीछे छुपी भावना, जरूरत पड़े तभी बाहर निकलिए, बीमारी हो गई तो बचाव का कोई तरीका नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग 1 से 1.5 मीटर की दूरी आप सामने से मेंटेन कीजिएगा। और आप इस धैर्य से समझिए, फिर मैं रिपीट कर रहा हूं प्रधानमंत्री जी के शब्दों को, कि पहले 1 लाख लोगों को इन्फेक्ट होने में 67 दिन यानी 2 महीने से ज्यादा लगे। अगले 1 लाख लोगों को संक्रमण होने में मात्र 11 दिन, और उससे अगले 1 लाख लोगों को संक्रमण होने में मात्र 4 दिन लगे। इसकी गंभीरता को समझिए, जिस न्यूक्लियर चेन की बात प्रधानमंत्री जी ने की है, जो भावनात्मक अपील उसने की है। और आप मीडिया के लोगों को भी मैं धन्यवाद और बधाई देता हूं कि आप लोग अपनी जीवन रक्षा में, जीवन को आप खतरे में डालकर आप इस काम को कर रहे हैं। मैं समझता हूं हमारे पूरे संस्थान लगे हुए हैं। मैं सामने देख रहा हूं, डॉक्टर गुलेरिया जी मेरे सामने देख रहे हैं, कितनी चिंता होगी उनको। पूरे देश के स्वास्थ्य की चिंता के लिए वो काबिल आदमी है, एक मैनेजमेंट के भी एक्सपर्ट हैं, वो लगे हुए हैं इस काम में। आईसीएमआर लगा हुआ है, आप जी हमारे साथ WHO लगा हुआ है, विश्व का अनुभव हमारे साथ है। इन सब चीजों को हम साथ लेकर करेंगे तो कामयाबी हमें मिलेगी। विश्वास कीजिए, आपके पास एक देश का ऐसा प्रधानमंत्री है जो संकल्प लेता है, तो देशवासियों को साथ लेकर चलने की कुवत उस प्रधानमंत्री में है। वो भावनात्मक रूप से जोड़ने की ताकत उनके अंदर है। अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स से वो सबको साथ लेकर आगे बढ़ने की शक्ति रखते हैं। और हम सब लोग मिलकर, अगर जहां 135 करोड़ देशवासी हमारी कमजोरी है, वहां हमारी ताकत भी है। 135 करोड़ कदम एक नहीं, ये आश्वासन बहुत जरूरी है सभी लोगों के लिए, क्योंकि लोग असमंजस में अगर हैं तो वो इतना समझें कि अगर सरकार की तरफ से कोई बात कही गई है तो उसकी तैयारी भी की गई है। और जिन गाइडलाइंस की हम बात कर रहे हैं वो गाइडलाइंस जारी कर दिए गए हैं। जरूरी सेवाओं पर गृह मंत्रालय की ये गाइडलाइंस को जारी कर दिया गया है। हमारे साथ एम्स के जो डायरेक्टर हैं डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर गुलेरिया, जो चीजें प्रधानमंत्री की तरफ से की गई, आपने सबसे पहले खबरदार पर जब पिछली बार 19 तारीख को हम आपसे बातचीत कर रहे थे, आपने उसके फौरन बाद कहा था कि 1 दिन से नहीं होगा, हमें और इसे बढ़ाना होगा, और वही आज हुआ है। आज हमने देखा है कि 21 दिन बढ़ाया गया। भारत जैसे देश में ऐसा फैसला आसान तो नहीं है, लेकिन आपको लग रहा है कि इससे लड़ाई में कारगर यही होना है? बिल्कुल सही, ये फैसला बड़ा मुश्किल फैसला है, पर मेरा ये मानना है कि बहुत ज़रूरी है। अभी हम इस लड़ाई में ऐसे दौर पे हैं जहाँ पे, जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा, एकदम केसेस बढ़ना शुरू हो जाएंगे।
डबल हो जाएंगे, ट्रिपल हो जाएंगे। अगर हमने उसको रोकना है तो सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी से हम चेन ऑफ स्प्रेड को रोक पाएंगे। और अगर हम ये अभी नहीं करेंगे और डिले कर देंगे इसको, तो जब ये हमारे हाथ से निकल जाएगी इन्फेक्शन और कम्युनिटी में स्प्रेड हो जाएगा, फिर आगे लॉकडाउन करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। और ये कम से कम 21 दिन होना चाहिए, जिससे हम इस कर्व को नीचे दिखा सकें, केसेस कम हो पाएं और हम ये कह पाएं कि अब हमारे देश में जो कोरोना वायरस के केसेस हैं वो कम हो रहे हैं। और हम अपने दर्शकों को बता दें कि जो गाइडलाइंस हैं दरअसल उसमें क्या क्या चीजें हैं। तो जो सरकारी दफ्तर रहेंगे, जो केंद्र के, वो सारे दफ्तरों को बंद किया जा रहा है। एक्सेप्शंस हैं डिफेंस, जो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, ट्रेजरी, पब्लिक यूटिलिटी, जिसमें पेट्रोल, सीएनजी, एलपीजी, पीएनजी, इस तरह की चीजें आती हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट यानी आपदा प्रबंधन जो है, जो आपकी बिजली आपूर्ति के लिए जरूरी पावर जनरेशन एंड ट्रांसमिशन यूनिट्स हैं, जो डाकघर हैं, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर है, अर्ली वार्निंग एजेंसीज, क्योंकि ऐसे समय में हम बाकी चीजों को, जो आपात परिस्थितियां हैं, उन्हें इग्नोर नहीं कर सकते हैं। जो राज्यों के जो सरकारी दफ्तर हैं उन्हें भी बंद किया जा रहा है, लेकिन जिन्हें नहीं बंद किया जा रहा है वो है पुलिस, होमगार्ड, सिविल डिफेंस, फायर और बाकी इमरजेंसी जो आपदा सुविधाएं हैं, आपदा सर्विसेज हैं, उन्हें। इसके साथ ही डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और ट्रेजरी, बिजली, पानी, सैनिटेशन, आपकी स्वच्छता के लिए जितने कर्मचारी निकलते हैं वो निकलेंगे। म्यूनिसिपल बॉडीज खुले रहेंगे, लेकिन उतने ही स्टाफ जिनकी जरूरत आवश्यक चीजों के लिए, बुनियादी व्यवस्थाओं के लिए है, उन्हें कामकाज पर जाना होगा। इसके अलावा अस्पताल खुले रहेंगे, मेडिकल एस्टैब्लिशमेंट जहां पर दवाइयों का जहां प्रोडक्शन चल रहा है, मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारी चीजें खुली रहेंगी। डिस्पेंसरी, केमिस्ट, मेडिकल इक्विपमेंट की दुकानें, जो लेबोरेटरी होती हैं, जो जांच के लिए, क्लिनिक, नर्सिंग होम, एम्बुलेंस की सुविधाएं, ये सब जारी रहेंगी, ये सब खुली रहेंगी। इसके साथ और भी जान लीजिए कि जो कमर्शियल और प्राइवेट एस्टैब्लिशमेंट है उन्हें बंद किया जाएगा, लेकिन यहां पर कौन कौन अभी भी खुले रहेंगे, काम करेंगे। यानी कि जो दुकानें हैं, जहां राशन की दुकानें हैं, जहां पीडीएस के जरिए, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के जरिए सामान मिलता है, खाना, किराना का सामान, फल, सब्जी, डेयरी, दूध उत्पाद जो होते हैं, मिल्क बूथ हैं, वो खुले रहेंगे। मीट, मछली की दुकानें, जानवरों के लिए चारा, ये सब खुले रहेंगे। लेकिन जो स्थानीय प्रशासन है वो कोशिश करेगा कि होम डिलीवरी हो सके, आप लोगों को घर से ना निकलना पड़े, आप लोगों के घर पर होम डिलीवरी हो सके, फोन के जरिए या कहीं से भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए, बैंक खुले रहेंगे, इंश्योरेंस के दफ्तर और एटीएम ये खुले रहेंगे। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, क्योंकि रिपोर्टिंग बहुत जरूरी है, आप सबको जानना जरूरी है कि क्या चल रहा है, कोई नया इलाज आया या नहीं, आपके लिए क्या एहतियातन बताया जा रहा है। टेलीकम्युनिकेशन, दूर संचार, इंटरनेट के सर्विस, जो केबल का सर्विस है, ब्रॉडकास्टिंग सर्विस, आईटी से जुड़े हुए जितने भी सर्विसेज हैं वो सब खुले रहेंगे। लेकिन उनसे कहा गया है कि आप घर से काम कीजिए, घर से काम करने की बात कही गई है उन्हें। सारा ये आपको पढ़कर हम सुना रहे हैं। डिलीवरी ऑफ एसेंशियल गुड्स, जो कि खाना, चाहे दवाइयां, चाहे मेडिकल इक्विपमेंट, उपकरण जिसकी आपको आवश्यकता है, वो सब आपके घर पर आप तक पहुंचाई जाएंगी, ये कोशिश की जा रही है। पेट्रोल पंप, एलपीजी, पेट्रोलियम और गैस रिटेल आउटलेट, जो स्टोरेज आउटलेट होते हैं, वो सब भी खुले रहेंगे। जो बिजली का, इसमें भी जो प्राइवेट में हम आपको बता रहे हैं, तो इसमें भी जो पावर ट्रांसमिशन है वो सब रहेगा बरकरार, ताकि किसी भी तरह की अव्यवस्था न हो। जो कोल्ड स्टोरेज है, वेयर हाउसिंग सर्विसेज, ये भी चलते रहेंगे मिनिमम स्टाफ के साथ। प्राइवेट सिक्योरिटी जो है, यानी कि आपके अगर कहीं पर भी आप रहते हैं वहां पर गार्ड्स हैं, वो सब लागू रहेगा। कोशिश की जा रही है कि अधिकतर लोग जो अपने घर से काम कर सकें, उनसे यही कहा जा रहा है, घर से काम कीजिए। जो इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट है, जो उद्योग है, वो बंद रहेंगे। एक्सेप्शन क्या है, जहां पर जरूरी सामान का प्रोडक्शन होता है वो खुले रहेंगे। इसके अलावा आपको स्टेट गवर्नमेंट, अपनी राज्य सरकारों से इजाजत भी चाहिए कि आप खोल सकते हैं अपने प्रोडक्शन यूनिट्स को, इस तरह की एसेंशियल कमोडिटीज बनाने में, जरूरी चीजें बनाने में अगर आप लगे हुए हैं। जो ट्रांसपोर्ट सर्विसेज हैं वो पूरी तरीके से बंद रहेंगी, लेकिन जो एसेंशियल, जो जरूरी सामान है, उनका ट्रांसपोर्टेशन चलता रहेगा।
फायर, लॉ एंड ऑर्डर, अग्निशमन और कानून व्यवस्था से जुड़ी गाड़ियां चलेंगी। हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज यानी जो होटल वगैरह हैं वो सब बंद रहेंगे। लेकिन एक्सेप्शन इसमें क्या है, जो लोग कहीं पर फंसे हुए हैं, चूंकि आज रात 12 बजे से कंप्लीट लॉकडाउन है, तो जो लोग फंसे हुए हैं, उन होटलों में रहते हैं, उन होम स्टेज में रहते हैं, लॉज में रहते हैं, मोटेल में रहते हैं, तो वो खुला रहेगा। उन्हें ऐसा नहीं है कि अचानक सड़क पर भेज दिया जाएगा और बंद कर दिया जाएगा, ऐसा नहीं किया जा रहा है। और जिन एस्टैब्लिशमेंट्स को क्वारंटाइन के लिए, कई होटलों ने अपने कमरों को दिया है ताकि क्वारंटाइन लोगों को किया जा सके, वहां पर आइसोलेट करने के लिए सुविधा, तो वो भी खुले रहेंगे। जो एजुकेशन, जो शिक्षा से जुड़ी हुई जितनी संस्थाएं हैं सब बंद हैं, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। जहां पर भी जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप जिन्हें कहते हैं, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, सब बंद रहेंगे। कहीं पर भी लोग नहीं इकट्ठा हो सकते हैं, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, कोई अलग से नहीं रियायत दी जा रही है। किसी भी तरह के सामाजिक, राजनीतिक, खेल से जुड़े, एंटरटेनमेंट से जुड़े, पढ़ाई लिखाई से जुड़े, संस्कृति से जुड़े, धर्म से जुड़े किसी भी तरह के अनुष्ठान एक जगह पर एकत्रित नहीं हो सकते हैं लोग। अगर अंत्येष्टि है, कहीं पर अंतिम संस्कार है, फ्यूनरल है, तो वहां पर 20 से अधिक लोगों को एकत्रित होने की आजादी नहीं है। जो व्यक्ति भारत पहुंचे हैं 15 फरवरी 2020 तक, और वो सारे लोग जिन्हें होम क्वारंटाइन के बारे में कहा गया है, उन सबको यह करना होगा, वरना धारा 188 के तहत उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। ये सारी चीजें जो हमने आपको बताई हैं, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है जानना, तो इसीलिए घबराइए मत, चिंता में मत रहिए, और पालन अगर इसका करेंगे तभी आप सुरक्षित रहेंगे। घर में रहेंगे तो जीवित रहेंगे, जिंदा रहेंगे, और वही अभी सबसे ज्यादा जरूरी है। भारत 100% लॉकडाउन हो चुका है। धीरे धीरे एक एक राज्य कर रहा था, एक एक शहर, एक एक जिला यह फैसला ले रहा था, लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कह दिया है कि 100% लॉकडाउन, पूरा का पूरा भारत लॉकडाउन। क्योंकि लोग अगर सुनेंगे नहीं, ये घर में नहीं रहेंगे, तो वो न सिर्फ अपने जीवन को संकट में डालेंगे, बल्कि अपने परिवार के जीवन को संकट में डालेंगे, पूरे देश को संकट में डालेंगे। 21 दिन सुनने में लंबी अवधि लगती है, लेकिन इन 21 दिनों का पालन अगर नहीं हुआ तो 21 साल पीछे भारत जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्विटर के जरिए भी यह आश्वासन दिया है कि पैनिक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन पैनिक न करने का मतलब लापरवाह होना नहीं होता है। हम सब मिलकर कोविड-19 को हरा से लड़ सकते हैं और एक स्वस्थ भारत बना सकते हैं। जो सारी जरूरी सामान है, इसेंशियल कमोडिटीज, दवाएं, ये सारी चीजें उपलब्ध रहेंगी। जो राज्य की सरकारें हैं वो सब काम करेंगी ताकि ये सारी चीजें आपको उपलब्ध हो। तो न हड़बड़ाकर खरीदारी कीजिए और न ये सोचिए कि कल से पता नहीं क्या होगा। घबराने की जरूरत नहीं है, बस घर पर रहने की जरूरत है। हमने आपको बताया कि किन किन चीजों के लिए कहा गया है कि वो खुले रहेंगे, और बाकी जो हैं, जो घर से काम कर सकते हैं, वो घर पर ही काम करें। डॉक्टर गुलेरिया हमारे साथ इस समय महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री छगन भुजबल जुड़ रहे हैं। जो तैयारियां छगन भुजबल जी की गई हैं और जो लॉकडाउन का ऐलान 21 दिनों के लिए किया गया है, आपको लग रहा है कि यह पर्याप्त रहेगा उस राज्य में जहां पर शुरुआत में कई उल्लंघन भी, हालांकि हर राज्य में हमें इस तरह से उल्लंघन देखने को मिले, लेकिन अब लोग समझेंगे कितनी बड़ी जिम्मेदारी आपकी, और उसमें जो सारी जरूरी चीजें हैं वो क्या लोगों को उपलब्ध रहेंगी? आपसे आश्वासन जानना चाहूंगी ताकि राज्य के लोग सुन सकें इस बात को। मैं एक महाराष्ट्र का जिम्मेदार मंत्री की हैसियत से सबको बोलना चाहता हूं आपके द्वारा कि प्रधानमंत्री भाषण में एक जगह उन्होंने कहा है कि जीवनावश्यक वस्तुओं को जो है पर्याप्त मात्रा में दिया जाएगा। मैं अभी महाराष्ट्र के लिए मैं कह रहा हूँ कि हालत में जो ग्रोसरी शॉप है, अनाज के शॉप है, दूध है, सब्जियां है, ये सारी जो है खाने की चीजें जो है
आपको मिलती रहेगी, दुकानें शुरू रहेगी। इतना ही है कि वहाँ भीड़ ना करें, एक आदमी जाके अपना अपना रेशन लेके आए। 2 दिन के लिए जो है रेशन हमने खुला कर दिया है। तो आज मेरे अभी जो मैसेज आ रहे हैं कि कई शहरों में महाराष्ट्र की जो है लोग बाहर आके जो है दुकानें ढूंढ रहे हैं। तो मैं फिर से एक बार उन सबको जो है विनती करना चाहता हूँ कि ये सप्लाई जारी रहेगा, ये सप्लाई जारी रहेगा और जो है ये चीजें मिलती रहेगी। इतनी है कि रास्ते पर भीड़ करने की जरूरत नहीं। हमारे पास 6 महीने का जो है अनाज का स्टॉक है, 2 महीने का हमने खुला कर दिया है। कोई चिंता की और गड़बड़ करने की कोई बात नहीं है। बोलिए। छगन भुजबल जी, ये भी कहा जा रहा है कि कोशिश की जा रही है, गाइडलाइंस के जरिए जो कहा गया है उसमें ये बताया गया है कि लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की जाए ताकि लोग अपने घरों से न निकलें। क्या ऐसी व्यवस्था महाराष्ट्र में भी होगी, संभव है? देखिए, इस व्यवस्था के बारे में बहुत कुछ लोग बोल रहे हैं। महाराष्ट्र इतना छोटा तो नहीं है, बहुत बड़ा है और इसमें जो है करीबन जो 11 करोड़ लोगों के घर पे जो है अनाज लेना, भरण लेना, फल लेना, फिर जाना आना, इसके लिए भी तो काफी जो है लोगों की आवश्यकता है। अब ये यंत्रणा जो है तुरंत तो नहीं खड़ी हो सकती है और फिर वो भी यंत्रणा में काम करने वाले वो भी डर रहे हैं। तो इसलिए जो है फिलहाल तो हम इसी बात के ऊपर जोर दे रहे हैं कि आप लोग दुकान में से एक सामान खरीद सकते हैं, ले सकते हैं। 2 रुपया गेहूँ, 3 रुपया में चावल, 1 रुपया में ज्वार है, बाजरा है और सारी चीजें मिलेगी खाने के। मगर इतना ही है कि सारी भीड़ वहाँ ना जाए दुकानों के ऊपर। एक ही आदमी एक घर से जाके अपना तो लेके जाए, यही हमारा कहना है। और इसके बारे में इसे कहना चाहता हूँ कि पर्याप्त कोटा हमारे पास मौजूद है, कोई चिंता की बात नहीं है। 2 महीने का कोटा हमने रिलीज कर दिया। बहुत शुक्रिया छगन भुजबल जी हमसे बातचीत करने के लिए। और आज तक के जरिए वो तमाम लोग आपकी इस अपील को सुन भी पा रहे हैं कि आपको हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, भीड़ मत लगाइए, बार बार ये मत सोचिए कि शायद हमें मिले शायद न मिल पाए, हम क्या करेंगे। चिंता नहीं करनी है। आपने आश्वासन सुना है, महाराष्ट्र के खाद्य मंत्री बता रहे थे कि पूरी सप्लाई है लोगों तक, उसकी किसी भी तरीके से कमी नहीं होगी। जितने भी जरूरी सामान है वो भंडार है सरकार के पास। तो केंद्र की तरफ से भी ये एक अपील है और जो उपाय है वो अब एक एक करके सभी राज्य सरकारों को भी निकालना है। दुनिया में कोरोना से कितनी मौतें हुई हैं ये हम आपको आंकड़ों में भी दिखा रहे हैं और डॉक्टर गुलेरिया इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं जिनकी बातें आपको बहुत ध्यान से सुननी चाहिए। डॉक्टर गुलेरिया, एक बहुत महत्वपूर्ण चीज जो प्रधानमंत्री ने कही वो ये थी कि आप रेट देखिए कि किस तरीके से शुरुआत में यह महामारी फैली और अब देखिए कि कैसे 4 दिन में 1 लाख लोग संक्रमित हो गए हैं। इससे अगर हम इस सोशल डिस्टेंसिंग को और 21 दिनों के लॉकडाउन को जोड़कर समझना चाहें, सिंपल भाषा में लोग किस तरह से समझें कि घर में बंद होकर इसका इलाज कैसे हो रहा है, कई लोग यह भी समझना चाहते हैं। तो देखिए, जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये जो वायरल इन्फेक्शन है, कोरोना वायरस जो है, ये कुछ हफ्ते बिल्कुल थोड़ा थोड़ा रहता है, कम्युनिटी में आस्ता आस्ता स्प्रेड करता है और फिर एकदम ये एक छलांग लेता है जिससे केसेस एकदम स्पाइक करने लगते हैं। और ये इसलिए होता है क्योंकि ये ह्यूमन टू ह्यूमन स्प्रेड करता है वायरस। एक इंसान जो खांसता है या जो किसी और के कांटेक्ट में आता है वो 2 या 3 लोगों को इन्फेक्शन देता है और वो 2-3 लोग आगे जाके 3 लोगों को और इन्फेक्शन देते हैं। तो एक चेन शुरू हो जाता है। एक इंसान से शुरू होने से वो हजारों में इन्फेक्शन फैल जाती है और इसी तरह से वो इन्फेक्शन जो है वो कम मात्रा से शुरू होते हुए एक बहुत बड़ी एपिडेमिक या महामारी बन जाती है। इसको रोकने के लिए ह्यूमन टू ह्यूमन स्प्रेड हमें रोकना है। एक इंसान से दूसरे इंसान में इन्फेक्शन ना फैले और उसको रोकने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग, होम क्वारंटाइन बहुत ज़रूरी है। अगर हम सब घर पे रहेंगे, एक दूसरे से नहीं मिलेंगे, क्राउड नहीं इकट्ठा होने देंगे, तो ये जो चेन है इसको हम तोड़ पाएंगे। और ये जो स्पाइक होता है केसेस में, जैसे इटली में हुआ है, स्पेन में हुआ है, ईरान में हुआ है, साउथ कोरिया में हुआ है, उसको हम रोक पाएंगे और जो पीक है उसको हम ब्लंट कर पाएंगे, कर्व को है उसको फ्लैटन कर पाएंगे। इससे हमारे हेल्थ सिस्टम पे स्ट्रेन कम पड़ेगा। जो हम देखते हैं इटली में इतने ज़्यादा केसेस हो गए कि वहाँ वेंटिलेटर्स नहीं मिल रहे लोगों को, ज़मीन पे पेशेंट्स जो है आईसीयू में लेट रहे हैं। ऐसी स्थिति हमारे देश में नहीं आनी चाहिए।
उसको अगर हमें रोकना है, अपने देशवासियों की प्रोटेक्शन करनी है कि वो ऐसे हॉस्पिटल में हम ऐसी सिचुएशन पे ना आए, तो ये लॉकडाउन बहुत ज़रूरी है और इसको हमें बहुत सिंसियरली और लागू करना है। इसको हम मतलब लाइटली ना लें, सीरियसली इसको समझें कि ये लोगों की ज़िंदगी से खेलने वाली बात है अगर हम इसको लाइटली लें और इसको हम पूरी तरह से इसका पालन ना करें। पर डॉक्टर गुलेरिया देखिए ना, इतने दिन फिटनेस का सीधा मतलब यही कहा गया कि आप बाहर निकलिए और व्यायाम कीजिए, आप एक्सरसाइजेज कीजिए, लेकिन अब अचानक घर में रहना, स्वस्थ रहना है और जिंदा रहना है तो घर के भीतर रहना है, ये लोगों को साफ कर दिया गया है। तो कल से जो मतलब आज रात 12 बजे से जो 21 दिन का लॉकडाउन शुरू होगा, घर में लोग स्वस्थ कैसे रहें? एक डॉक्टर क्या राय देगा, क्या कहेगा सभी लोगों से? तो देखिए, अगर हम घर में रह रहे हैं तो दो बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं। एक हमारी फिजिकल हेल्थ है और दूसरा हमारी मेंटल हेल्थ है। फिजिकल हेल्थ के लिए मैं ये कहूँगा कि रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए। सबसे अच्छी चीज़ है कि सो उठ के आप योगा करें, योगा कीजिए, आराम से अपने स्वास्थ्य को ठीक रखिए। कुछ लोगों ने, मैंने देखा चाइना में अपने एक ट्रैक, वॉकिंग और रेसिंग ट्रैक बना के घर में वो रोज 200 चक्कर लगाते थे, जिससे उनकी सैर भी हो जाए और योगा करते थे। तो ये हम अपने आप को फिजिकली फिट रखने के लिए कर सकते हैं। अपनी डाइट ठीक रखें और रेगुलर एक्सरसाइज करें। पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट इशू है मेंटल हेल्थ, क्योंकि जब हम एक कमरे में बंद रहते हैं या इंडोर रहते हैं तो हमें थोड़ा सा साइकोलॉजिकल स्ट्रेन भी पड़ता है। इसलिए मैं यही कहूँगा कि आप अपने आप को बिजी रखें, कुछ किताबें पढ़ें, लोगों से इंटरेक्ट करें फ़ोन के जरिए से, और अपने आप को सोशल कॉन्टैक्ट में ज़रूर रखें। एकदम होम क्वारंटाइन का ये मतलब नहीं कि आप बात करना बंद कर दें। दोस्तों से टेलीफोन पे बात कर सकते हैं और इंटरेक्शन कर सकते हैं, मैगजीन पढ़ सकते हैं, नावल पढ़ सकते हैं। तो कई चीज़ें हैं, आजकल टीवी में इतनी सारे प्रोग्राम्स आते हैं। बिजी रखें, अपने आप को एंटरटेन करते रहें और मेंटल स्ट्रेस ना होने दें। मैं तो ये कहूँगा कि आप अपने आप को स्वस्थ रखें, कोरोना के बारे में ज़्यादा ना पढ़ें और चीज़ों के बारे में ज़्यादा ध्यान दें। जी, और जो सही जानकारी रहेगी वो तो हम लोगों को देते ही रहेंगे, क्योंकि आप घर में बैठ के विचलित हो सकते हैं कि पता नहीं क्या हो रहा है। लेकिन देखिए, घबराने से कोई भी चिंता चिता समान होती है, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। घर में समय है, परिवार वालों के साथ ये समय बिताना है, और आज तक पर हम आपको लगातार इससे जुड़ी वो जानकारियां देंगे जिससे आप सावधानी बरत सकें, क्योंकि सावधानी बरतना है, आपको घबराना नहीं है। और यही हमारी कोशिश भी है। गाइडलाइंस भी जो हैं, जो सरकार की तरफ से जारी की गई हैं, वो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, और उन सब का अगर आप पालन करते हैं तो पूरी तरीके से आप ठीक रहते हैं। डॉक्टर गुलेरिया, इस समय जब वो लोग घर पर रहते हैं, या फिर जैसे आपने कहा कि कोरोना के बारे में ज्यादा न पढ़ें, लेकिन लोगों को पढ़ना इसीलिए जरूरी हो जाता है, लोग सोचते हैं अरे मुझे ऐसा सिम्टम हो रहा है, कहीं मुझे ये बीमारी तो नहीं हो गई है। वहम ज्यादा बड़ी बीमारी होती है, ये हम समझते हैं। लेकिन अगर घर के भीतर रहते हुए, क्योंकि छोटे घर अगर हैं, ज्यादा मेंबर्स वहां पर हैं, हम कहते हैं ज्यादा दूरी बनाकर रखो एक से दूसरे व्यक्ति तक, लेकिन ऐसे घरों की संख्या बहुत ज्यादा है हमारे देश में। उन घरों में अगर एक व्यक्ति को ऐसा सिम्टम आता है, जो हो सकता है फ्लू ही हो, लेकिन सर्दी जुकाम जैसी चीजें, तो क्या उन्हें भी घर के भीतर ही रहते हुए थोड़ा अलग रखने की कोशिश होनी चाहिए? बिल्कुल। अगर जुकाम, नज़ला, खांसी है उनको, तो दो चीज़ें हैं। एक तो थोड़ा सा दूरी रखें, क्योंकि ये नहीं है कि कोरोना है, लेकिन इन्फ्लुएंजा के लिए भी ये डिस्टेंसिंग ज़रूरी है। मास्क लगा सकते हैं मुंह पे, जिससे अगर आप खांसते हैं, आपको जुकाम नज़ला, तो मास्क से आप इन्फेक्शन आगे नहीं फैलाएंगे। हाथ रेगुलरली धोएं, और जहाँ जहाँ आप बैठे हैं, जहाँ जहाँ सर्फेसेस आपने टच किए हैं, उसको किसी एंटीसेप्टिक से रेगुलरली साफ़ करें, क्योंकि जो ड्रॉपलेट्स हैं आपके खांसने से वो सरफेस पे आ सकते हैं, वो आप रेगुलरली करें। और घबराएं नहीं। अगर आप अंदर क्वारंटाइन में हैं, घर के अंदर हैं, तो कोरोना आपको बाहर से अंदर नहीं आएगा, आप ही उसको अंदर लेके आएंगे। तो अगर आप घर में अपने आप को अच्छी तरह से क्वारंटाइन करके रखते हैं, तो मोस्ट लाइकली ये आपको सिर्फ कॉमन कोल्ड है। और हम एम्स में भी और कई जगह टेली कंसल्टेशन भी शुरू हो रही हैं, जहाँ पे आप अपने डॉक्टर को फ़ोन करके सलाह ले सकते हैं। आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, और टेलीफोन के ज़रिए से, मोबाइल के ज़रिए से, व्हाट्सएप या वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए से आप पूरा अपनी हेल्थ के लिए एडवाइस भी ले सकते हैं, और घर बैठे अपने प्रिस्क्रिप्शन और इलाज करा सकते हैं। डॉक्टर गुलेरिया, क्योंकि कुछ लोगों को ऐसी स्थिति में भी काम करना है, जैसे जो हेल्थ सर्विसेज से जुड़े हैं, या फिर जैसे हम मीडिया कर्मी हुए, तो यानी एक व्यक्ति घर का है जो बाहर जा रहा है, तो ऐसे लोग जब घर वापस जाएं
तो क्या कुछ स्पेशल कुछ ऐसी चीजें होती हैं, एहतियात जो बरतने चाहिए, जो एक व्यक्ति जिसे बाहर जाना ही पड़ रहा है? तो इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जब भी आप घर आएँ तो आप अच्छी तरह से अपने हाथ धोएं। हैंड वॉशिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो भी वायरस, जो भी आपने सरफेसेस को टच किया, जहाँ जहाँ भी आपका हाथ लगा है, अगर वो साफ़ नहीं है तो आपके हाथों में इन्फेक्शन हो सकता है। तो अच्छी तरह से आधा मिनट या 1 मिनट लगा के हाथ धोएं और हाथ के सारे आगे वाला हिस्सा, पीछे वाला हिस्सा, अंगूठे को, उंगलियों के बीच में जो जगह है उसको अच्छी तरह से धोएं। अगर आपको लगता है कि आपके ऊपर कोई खांस चुका है, आपके कपड़े में कुछ इन्फेक्शन हो सकता है, तो कपड़े बदल के उनको अच्छी तरह से गर्म पानी में या सोडियम हाइपोक्लोराइड में धो सकते हैं, जिससे वो भी साफ़ हो जाए। लेकिन मेरा ये मानना है कि पहनने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपने हाथ अच्छी तरह से धोएंगे तो अगर आप बाहर से आ रहे हैं तो भी आप कोई इन्फेक्शन लेके नहीं आएंगे। डॉक्टर गुलेरिया, मास्क को भी लेके अभी भी बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं है। हम देखते हैं कि जहां जरूरत नहीं भी होती है, घर पर भी लोग मास्क लगाकर बैठे रहते हैं, और मास्क को पहनने उतारने का तरीका, ये बेसिक चीजें भी बहुत लोगों को नहीं आती हैं। तो घर पे अगर 21 दिनों का लॉकडाउन है लोगों के लिए, तो मास्क पहनना है, नहीं पहनना है? जो बाहर निकल रहे हैं, क्या सबको मास्क पहनना है? किसी को, जो स्वस्थ इंसान है, चाहे वो घर के अंदर हो चाहे बाहर जा रहा हो, मास्क पहनने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें एक चीज़ और समझनी चाहिए, मास्क पहनने से नुकसान भी हो सकता है। अगर हमारा मास्क ठीक से नहीं लगा हुआ तो हमें एक फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी हो सकती है, क्योंकि मास्क के साइड से भी इन्फेक्शन सांस की नाली में अंदर जा सकता है, और मास्क एकदम प्रोटेक्शन नहीं करते। दूसरा ये कि अगर मास्क हमारा ठीक नहीं लगा हुआ तो हम बार बार अपने हाथ से मास्क को एडजस्ट करते हैं, और अगर हमारे हाथ साफ नहीं है तो वही हाथ जो हम अपने चेहरे पे बार बार लगाएंगे मास्क को एडजस्ट करने के लिए, उसी से इन्फेक्शन जो है वो हमारे सांस की नाली में पहुंच सकता है। इसलिए मास्क लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपको मास्क एक फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी ही देता है। मेरा ये मानना है कि अगर हम सोशल डिस्टेंसिंग करें, रेगुलर हैंड वॉशिंग करें, तो इसी से हम अपने आप को बचा सकते हैं। और आजकल अगर हम देखें, अगर हम लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन करेंगे तो जो लोग काम के लिए जा रहे हैं वो भी एक तरह से प्रोटेक्टेड हैं, क्योंकि क्राउड नहीं होगा। जहाँ भी वो जाएंगे वहाँ पे अपने आप आराम से सोशल डिस्टेंसिंग कर पाएंगे। तो इसलिए चाहे वो मीडिया के लोग हों, मेडिकल डॉक्टर्स हों, हॉस्पिटल का स्टाफ हो, सब लोग जो अब ट्रैवल कर रहे हैं, सड़कें खाली हैं, कोई ऐसा क्राउड नहीं है, तो जाने में भी आसानी रहेगी। अच्छा, बहुत सारी चीजें होती हैं जो हम हमेशा इस्तेमाल करते हैं, जो लोग घर पे भी हैं, आखिर उन्हें तो कुछ सामान खरीदने के लिए, जो जरूरी सामान है खरीदने के लिए, कम से कम अपने घर से लेकर, मान लिया कि जो आपकी सोसाइटी है वहां के गेट तक तो जाना ही है, वहां पर आपको उस सामान के पैसे देने हैं। अगर आप पेटीएम या वैसी चीजों का प्रयोग नहीं कर रहे हैं तो उन नोटों का जो संक्रमण है, उन नोटों का संक्रमण भी लोगों के मन में बैठ रहा है, क्योंकि उसे तो आप जैसे मोबाइल फोन को सैनिटाइज कर सकते हैं, आप कागज के नोटों को तो कर नहीं सकते हैं। तो उनके लिए क्या कुछ चीजें हैं जो बताई जा सकती हैं? तो जैसे हम कह रहे हैं कि अगर आप किसी चीज को छुएं, चाहे वो नोट हो, चाहे आप किसी और बाहर जाके आपने किसी कागज की चीज को या मेटल सरफेस को छुआ है, तो जब भी आप उस घर आए तो अपने हाथ को अच्छी तरह से साबुन से धो लें। तो अगर उन नोटों से अगर आपके हाथ में भी कुछ इन्फेक्शन आया होगा तो वो धुल जाएगा, साफ हो जाएगा। तो इसलिए ऐसे घबराने की जरूरत नहीं है कि अगर आपने किसी नोट को टच कर लिया। जब आप बाहर जा रहे हैं और आप हाथ नहीं धो पा रहे हैं तो आप ये ध्यान रखें कि आप अपना हाथ जो है वो चेहरे पे ना लगाएं, क्योंकि ये वायरस जो है ये जब तक आपके चेहरे, हाथ से चेहरे तक नहीं पहुंचेगा तो वो किसी तरह से आपको इन्फेक्शन नहीं कर सकता। मान लो आपने किसी एक चीज को टच किया और उसमें कोरोना वायरस आपके हाथ पे आ गया है, लेकिन वो आपने उस हाथ से अपने चेहरे को टच नहीं किया, तो ये वायरस आपकी सांस की नाली में बिल्कुल नहीं जा सकता। और अगर आपने घर आके अच्छी तरह से साबुन से हाथ धो लिए तो वो वायरस जो है वो खत्म हो जाएगा, मर जाएगा, और आपको कोई घबराने की बात नहीं है। यानी कि डॉक्टर गुलेरिया, ज्यादा अवॉइड करने की ये चीज है कि जो हाथों की सफाई पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है, तो यानी ज्यादा जो ये चीज है कि हम हाथों का जब प्रयोग कर रहे हैं तो हम बस अपने चेहरे से उसको न लगाएं, क्योंकि सीधे तौर पर आंख, नाक, इसके जरिए संक्रमण जाएगा। चेहरे से हाथों को दूर रखने की प्रैक्टिस ही रखनी है सबसे ज्यादा। बिल्कुल बिल्कुल, ये समझना बहुत जरूरी है कि हमारा जो इन्फेक्शन है इसके
दो कारण है। एक कारण जो इतना कॉमन नहीं है वो है ड्रॉपलेट स्प्रेड। अगर कोई खांस रहा है और हम उसके 1 मीटर से कम की दूरी में उनके पास आते हैं तो ये रहता है कि खांसते समय जो ड्रॉपलेट्स हवा में हैं वो हमारी सांस की नाली में एकदम चले जाएंगे। दूसरा जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि वही ड्रॉपलेट जो हैं वो किसी सरफेस पे सेटल हो सकते हैं जिसमें वो वायरस है और वो वहाँ पे कुछ घंटे जिंदा रहता है वायरस। अगर हम उस सरफेस को टच करें तो वायरस हमारे हाथ में आ जाएगा और अगर हम अपना हाथ जो है चेहरे पे लगाएंगे तो वायरस फिर हमारे सांस की नाली में पहुंच जाएगा। तो अगर हम अपने हाथ से चेहरे को ना छुएं और हाथ को रेगुलरली धोएं तो हमारी अच्छी प्रोटेक्शन रहेगी, वायरस जो है वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में नहीं आ सकता है। तो डॉक्टर गुलेरिया की बातें हम सुन रहे हैं, उनसे बातचीत हमारी जारी है, लेकिन इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने जो देश को संबोधन किया है, अगर आपने नहीं सुना है तो ये हिस्सा जरूर सुनिए जहां पर लापरवाही की कीमत का जिक्र कर रहे हैं प्रधानमंत्री। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।